कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर हमने या तो अरिथमेटिक सर्किट की बात की है, जिसके अंदर हमने एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लाई ये सारे ऑपरेशन देखे हैं, या फिर हमने कुछ और सर्किट्स की बात की जैसे कोड कन्वर्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर या पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर। तो ये सारे सर्किट्स की बात की है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया सर्किट डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सर्किट, जिसका नाम होता है मल्टीप्लेक्सर। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या चीज होती है? मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल लाइन पे ट्रांसफर करना। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो कि मैं कॉल कर रहा हूं, है ना, लैंडलाइन से कॉलिंग होती है। लैंडलाइन पुराने जमाने में लैंडलाइन ही चलता था, मोबाइल सिग्नल तो नहीं थे, मोबाइल तो नहीं आया था। अब लैंडलाइन में अगर मेरे 100 दोस्त हैं तो मैं उन 100 दोस्तों को कॉल कर सकता हूं अगर सबके पास लैंडलाइन सिस्टम है। सही बात है, सबको कॉल कर सकते हैं। अब इसका मतलब अगर मुझे बात करनी है तो एक वायर मेरे फर्स्ट दोस्त तक जानी चाहिए, एक वायर मेरे सेकंड दोस्त तक जानी चाहिए, एक वायर मेरे थर्ड दोस्त तक जानी चाहिए। इस तरह से हर दो लोगों के बीच में एक वायर का कनेक्शन एस्टैब्लिश होना जरूरी है। तो मुझे बताओ कितनी वायर लगेंगी अगर n लोगों की बात करूं? n में हर बंदे का कनेक्शन कितनों के साथ होना चाहिए? बचे हुए n-1 लोगों के साथ। ये ऐसा सोच लो, सिंपल तरीका बताता हूं। n लोग हैं और मुझे हर दो लोगों के बीच में वायर चाहिए। कितनी वायर्स लगेंगी? nc2। कि n में से हर दो लोगों का कॉम्बिनेशन ले लो और उनके बीच में एक वायर की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि एक दोस्त से एक दिन में कितनी देर बात करोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। बाकी 22 घंटे तो वो वायर आइडल रह जाएगी। बाकी 22 घंटे अगर वो वायर खाली रह गई तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाया। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं मेरे पास जितने कॉन्टेक्ट्स मेरे फोन में हैं सबके लिए एक वायर बिछानी पड़ेगी टेलीफोन लाइन वालों को, तो एक कांटेक्ट को एक दिन में कितनी बार कॉल करोगे? बहुत रेयर चांस है कि रोज किसी को कॉल भी करना पड़े। ये तो बात मानते हो, हर दोस्त को रोज तो कॉल नहीं करते हो। बट अगर हर दोस्त के लिए एक वायर बिछा दी गई तो वो वायर क्या हो गई? वेस्ट। अब ऐसे ही nc2 वायर्स लगेंगी n लोगों के लिए। लेकिन अब एक चीज सोच के देखो, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायर्स का काउंट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम एक तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेम वायर पे एक से ज्यादा लोगों का सिग्नल भेजते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या हेल्प करती है कि जब रिसोर्स लिमिटेड हो तो कई लोग उस एक रिसोर्स को आपस में शेयर कर पाए। वो रिसोर्स क्या हो सकता है? वो रिसोर्स वायर हो सकती है, वो रिसोर्स फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो रिसोर्स टाइम हो सकता है, वो कोई भी ऐसा रिसोर्स जो फाइनाइट है लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं तो हमें शेयर करना जरूरी है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअल में कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि वहां हम बात करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, अगर एक स्लॉट मान लो मेरा 1 सेकंड का है तो 1 सेकंड में एक सिग्नल ना भेज के या एक सैंपल ना भेज के कई लोगों का सैंपल भेजा जाए तो एक टाइम स्लॉट को कई लोग शेयर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसे ही मेरे पास देखो, जैसे रेडियो की बात करें, रेडियो के अंदर अगर देखा हो जैसे 91 एफएम अलग है, 98.3 एफएम अलग है, 95 एफएम अलग है। इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल आ रहे हैं या अलग अलग रेडियो चैनल चल रहा है। इसका मतलब सभी रेडियो चैनल्स ने फ्रीक्वेंसी को बांट रखा है, यानी वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, और इसे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर टाइम स्लॉट को आपस में बांटते हैं
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बट ये बात सोच के देखो, बिना मल्टीप्लेक्सिंग के काम हो ही नहीं सकता। अगर एक बंदा पूरा रिसोर्स अपने लिए रिजर्व कर लेगा तो क्या होगा कि मल्टीपल लोग उस रिसोर्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो इस वजह से कम ही लोगों को सर्व कर पाओगे या पूरी जनता उस रिसोर्स का फायदा नहीं उठा पाएगी। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लेक्सिंग करनी है या सेम रिसोर्स मल्टीपल यूजर्स को अलॉट करना है। अब देखो ये कैसे होता है। मल्टीप्लेक्सर को हम देखो ऐसे दिखाते हैं, जैसे मान लो कि 4 लोग हैं बात करने वाले, यहां एक स्विच है और ये है आउटपुट। ये स्विच रोटेट कर सकता है, यानी सेम आउटपुट पे ये 4 इनपुट्स को भेज सकता है। जैसे इनपुट हुआ I0, ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये हुआ I3। ठीक है, तो ये किस किस से कनेक्ट हो सकता है? I0, I1, I2 और I3। तो आउटपुट Y पे तुम्हें चारों में से कोई भी सिग्नल मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कौन सा? अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होगा कि स्विच कहां कनेक्टेड है, यानी स्विच को कनेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई कंट्रोल सिग्नल होना जरूरी है, जो कि ये बताए कि स्विच कहां कनेक्ट होता है, या ये सिलेक्ट करे कि कौन से डेटा को आगे भेजना है। तो स्विच को जो कंट्रोल करता है वो सिग्नल कहलाता है सिलेक्ट लाइन। ठीक है, इसको सिलेक्ट लाइन क्यों बोला? क्योंकि ये सिलेक्ट करेंगी ये दोनों लाइनें कि कौन सा इनपुट आउटपुट से जुड़ेगा। तो डेटा का सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्ट लाइन करती है। इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं? देखो और क्या क्या बोल सकते हो, इसको मैनी टू वन स्विच बोल सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इनपुट एक ही आउटपुट से कनेक्ट हो रहे हैं। इसको डेटा सिलेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा डेटा आगे जाना चाहिए। क्लियर बात है? तो इस तरह से मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? मल्टीपल इनपुट्स को सेम आउटपुट से जोड़ता है। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्लियर है? तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर देखो 2 तरह के इनपुट होते हैं। एक तो होता है डेटा इनपुट, जो इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होगा, और दूसरा इनपुट होता है सिलेक्ट लाइन, जो कि ये बताती है कि कौन सा इनपुट आउटपुट से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर को ऐसे भी बोल सकते हो, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which is used to decide or which is used to connect multiple input lines to a single output line। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? देखो यहां कितने इनपुट सिग्नल है? 4। कितना आउटपुट है? 1। तो इसे बोलते हैं 4:1 mux या 4:1 mux। तो यहां पे पहला क्या बताता है? पहला नंबर बताता है नंबर ऑफ इनपुट्स, और दूसरा क्या बताता है? नंबर ऑफ आउटपुट। अब देखो मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा ना। अगर आउटपुट एक ही है यानी सेकंड नंबर हमेशा 1 ही होगा मल्टीप्लेक्सर में। ऐसा कभी नहीं होगा कि 4:2 बन जाए, 4:3 बन जाए। हमेशा क्या होगा? 4:1, 6:1, 8:1 ऐसा कुछ होगा। यानी कि डिपेंड करता है कितने इनपुट लाइंस हैं और उनको किससे जोड़ा जाएगा? आउटपुट से। बट क्या होता है प्रैक्टिकली, ये जो इनपुट लाइंस है ये 2 की पावर में चलती है, यानी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 6 नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली क्या होगा? 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 ऐसा कुछ हमारा मल्टीप्लेक्सर का नेमिंग होता है। और एक ऐसा सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसका मतलब कि आउटपुट क्या आने वाला है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे, और आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी आउटपुट की पास्ट वैल्यू क्या रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने इनपुट क्या लगाया है यही डिसाइड करता है कि आउटपुट
क्या आएगा, दैट इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर के नाम क्लियर है। अब देखो बात ये आती है, मैंने अभी अभी ये बोला कि जो सिलेक्ट लाइन होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट आउटपुट से जुड़ेगा। अब यहां कितनी सिलेक्ट लाइन ली है मैंने? दो सिलेक्ट लाइन के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दो सिलेक्ट लाइन के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और उसी हिसाब से इनपुट भी कितने हैं? 4। तो ये सर्किट क्या करता है, देखो 0 0 के लिए एक इनपुट आउटपुट तक पहुंच जाएगा, 0 1 के लिए दूसरा हो जाएगा, 1 0 के लिए तीसरा, तो 1 1 के लिए चौथा। यानी सिलेक्ट लाइन पे क्या डेटा आ रहा है इससे डिसाइड होगा कि आउटपुट से कौन सा इनपुट को हम कनेक्ट करने वाले हैं। ये बात क्लियर हुई? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि n सिलेक्ट लाइन है, n सिलेक्ट लाइन है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है तो मल्टीप्लेक्सर के कितने इनपुट्स होंगे? मल्टीप्लेक्सर के इनपुट भी होंगे 2 की पावर n, और नेम क्या होगा इसका? 2 की पावर n is to 1 मक्स। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो इनपुट हमेशा कितने होते हैं? 2 की पावर n, और सिलेक्ट लाइन कितनी होती है? n। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जब कभी किसी मल्टीप्लेक्सर की बात करूं, सपोज मैं 8:1 मक्स की बात कर रहा हूं, कितने इनपुट है? 8। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, यानी कितनी सिलेक्ट लाइन यूज होंगी? 3 सिलेक्ट लाइन। 16:1, 16 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 4, यानी कितनी सिलेक्ट लाइन यूज होंगी? 4। तो इस तरह से डिसाइड कर सकते हो मल्टीप्लेक्सर का नाम देख के कि इनपुट कितने हैं और सिलेक्ट लाइन भी कितनी है। ठीक है, तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला इनपुट हमेशा 2 की पावर में चलते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 2:1 मक्स। अब 2:1 मक्स को कैसे दिखाओगे? इसका मतलब इसके अंदर कितने इनपुट है? 2 इनपुट है, I0 I1, और आउटपुट कितना है? 1। अब 2 इनपुट के लिए कितनी सिलेक्ट लाइन लगेगी? 2 इनपुट को ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1, यानी कितनी सिलेक्ट लाइन है? 1 सिलेक्ट लाइन। ठीक है भाई, अब 1 सिलेक्ट लाइन है, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। अब बहुत बार क्या होता है, देखो मल्टीप्लेक्सर को ऐसे भी दिखाते हैं, जो इसका ज्यादा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से होता है, I0 I1 Y और S। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो सिलेक्ट लाइन के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आउटपुट पे क्या जाने वाला है। हम ये बोलते हैं सिलेक्ट लाइन 0 है तो 0 वाला इनपुट जाएगा। कौन सा इनपुट है 0 वाला? I0। 1 है तो कौन सा जाएगा? I1। ठीक है, इसीलिए इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने नंबर लिखा है, क्योंकि ये बताता है कि सिलेक्ट लाइन की कौन सी वैल्यू के लिए ये इनपुट आउटपुट तक जाने वाला है। ये बात समझ आई? इसीलिए इनपुट के नीचे हमेशा एक डेसिमल नंबर होता है। वो डेसिमल नंबर क्या बताता है? फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन दिस इनपुट विल बी प्रोपोगेटेड टू द आउटपुट। तो वो नंबर देख के हम ये पहचान सकते हैं। अब अगर ट्रुथ टेबल देख के इसका लॉजिक लिखा जाए तो देखो, y को लिखूंगा s बार I0 प्लस s I1। देखो अब इसके अंदर क्या होगा? इफ s इक्वल टू 0, s को अगर 0 रखा तो s बार आ जाएगा 1 और s हो जाएगा 0। अगर s बार 1 आ गया तो 1 इंटू I0 क्या आया? I0। 0 इंटू I1 क्या आ गया? I1 0 आ गया, तो y आ गया I0। अगर s को 1 रख दो तो s बार क्या हो गया? 0। 0 इंटू I0 0,
1 इंटू I1 क्या आ गया I1। तो ये ट्रुथ टेबल ट्रू हो गई कि 0 पे I0 जाएगा और 1 पे I1 जाएगा। तो y का लॉजिक एक्सप्रेशन होता है s बार I0 प्लस s I1। इसको कैसे दिखाओगे, देखो बहुत सिंपल तरह से शो कर रहा हूं। मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर कोई लॉजिक सर्किट शो करना होता है तो ऐसा कर लेते हैं, जिस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसके साथ एक इन्वर्टर दिखा देते हैं। अब एक एंड गेट लगाना है s बार I0, ये एंड गेट है, इसमें s बार आ रहा है और दूसरा इनपुट है I। दूसरा एंड गेट मुझे लेना है s I1, ठीक है। तो जहां सर्कल नहीं बना हुआ वहां कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये मत सोचना ये वायर इससे भी जुड़ी है, ये वायर सिर्फ किससे जुड़ी है s से, ना कि s बार से। दूसरा इनपुट क्या है इसमें I1। तो देखो s I1 का एंड, s बार और I0 का एंड, और ये दोनों एंड गेट के बाद क्या लगेगा, एक और गेट लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा आउटपुट y। तो ये किसका सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया हमारा एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। इसमें कितने नॉट गेट लगे, एक नॉट गेट लगा। कितने एंड गेट लगे, 2 एंड गेट लगे। और कितने और गेट लगे, एक और गेट लगा। और देखो ये जो y है ये क्या है, s बार I0 प्लस s I1, यानी दो का प्रोडक्ट लेके क्या ले लिया गया है, सम ले लिया गया है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज इन द SOP फॉर्म। तो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा ही SOP फॉर्म में होता है, वो कभी भी POS की फॉर्म में नहीं होता। और यहाँ मल्टीप्लेक्सर का सर्किट हमने किसकी मदद से रियलाइज कर लिया, एंड और नॉट गेट की मदद से। चाहते तो नैंड गेट से भी बना सकते थे, तो सभी गेट्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, नैंड से। कितने नैंड लगेंगे, 4। देखो कैसे होता नैंड गेट से, एक बार बना के देखिए भाई नैंड गेट से कैसे बनेगा। इन्वर्टर बन सकता है नैंड गेट से, कैसे, कुछ ऐसा सर्किट हमने देखा था नैंड गेट में, अगर सेम इनपुट जाएगा तो क्या बन जाएगा इन्वर्टर। ये एंड गेट को रिप्लेस कर दो नैंड से और ये और को रिप्लेस कर दो बबल्ड और। बबल्ड और हमेशा क्या होता है, मैंने ये चीज लॉजिक गेट के अंदर भी बताई थी, बबल्ड और इज ऑलवेज इक्वल टू नैंड। बन गया ना। और देखो ओरिजिनल सर्किट जैसा ही है, ये इन्वर्टर है, बबल से बबल काट लो, अगर बबल से बबल काट लोगे तो ये एंड है और ये और है, ये एंड है और ये और है, तो हमारा सिस्टम तो सेम ही है ना, एंड और फिर उसके बाद क्या और। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बबल लगा दिया अगर, तो दोनों ही क्या बन गए, नैंड। तो इसका मतलब है नैंड गेट कितने लगेंगे, सिर्फ क्या करना है, इन गेट का टोटल कर लो, उतने ही क्या आएंगे, नैंड गेट। ये बात क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो क्या करो, एंड और इन्वर्टर की मदद से इंप्लीमेंट कर लो और उतने ही क्या लग जाएंगे, नैंड गेट। ये वाला क्लियर है मल्टीप्लेक्सर पहला। अगले मल्टीप्लेक्सर पे चलते हैं। जैसे पहला मैंने शुरुआत की 2 की पावर 1 से, ऐसे अगला क्या हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, ठीक है भाई। तो बात कर लेते हैं 2 की पावर 2 की भी। तो देखो अगला मैं ले रहा हूं 4:1 मक्स। अब 4:1 को कैसे दिखाओगे, मैं स्टैंडर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूं। पहले तो बात है कि 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 2। इसका मतलब यहां कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, इसके अंदर 2 सिलेक्ट लाइन, और इनपुट कितने होंगे, 4। तो 4 इनपुट को नाम कैसे दिया, I0, I1, I2, I3। और 2 सिलेक्ट लाइन को नाम कैसे दे दोगे, S1, S0, और आउटपुट क्या हो जाएगा, Y। ठीक है। तो ये 2 सिलेक्ट लाइन आ गई,
जो इसमें LSB है उसे S0 लिखा और जो MSB है उसे S1 लिखा। तो ऐसा कभी मत करना कि दोनों को SS लिख दो, उससे होगा क्या, तुम ये नहीं पहचान पाओगे इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस किसकी है और कम सिग्निफिकेंस किसकी। अब देखो ट्रुथ टेबल बनाओगे तो दो सिलेक्ट लाइन है और उनसे ही डिसाइड होगा कि आउटपुट पे क्या पहुंचेगा। तो दो सिलेक्ट लाइन के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है इनका डेसिमल नंबर लिख लिया जाए तो क्या होगा, 0 1 2 3। तो जब डेसिमल में 0 है तो आगे जाएगा I0, डेसिमल में 1 तो I1, डेसिमल में 2 तो I2, डेसिमल में 3 तो I3। इसीलिए इनपुट के साथ नंबर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी डेसिमल वैल्यू होती है सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन की, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट ही हमेशा आगे जाता है। ये बात क्लियर है। अब इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखोगे। पहली मिनटर्म बताओ, S1 बार S0 बार। अगर ये मिनटर्म आई तो आगे क्या जाएगा, I0। तो देखो अगर ये मिनटर्म 1 हुई तो y क्या हो जाएगा, I0। अगली मिनटर्म बताओ, S1 बार S0। ये मिनटर्म अगर आ गई तो आगे क्या जाएगा, I1। अगली मिनटर्म S1 S0 बार, ये ट्रू हो गई तो आगे क्या जाएगा, I2। और लास्ट मिनटर्म S1 S0, ये ट्रू हुई तो जाएगा I3। यानी मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग इनपुट और मिनटर्म एंड विद द करस्पॉन्डिंग इनपुट विल गिव अस द आउटपुट लॉजिक एक्सप्रेशन। क्योंकि कोई भी मिनटर्म जब ट्रू होगी तो उसमें वो इनपुट ही उसकी मदद से आगे जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, देखो मैं दो सिलेक्ट लाइन लेता हूं, S1 S0, ठीक है। ये सिलेक्ट लाइन चली गई ऐसे और साथ साथ इसके इन्वर्टर ले लो। ठीक है, तो S1 और S0 दोनों का बार जनरेट कर लिया। पहली टर्म देखो, S1 बार S0 बार, तो S1 का बार आया, S0 का बार आया और इधर से एक इनपुट आया I0। तीनों का क्या हो गया, एंड। ठीक है, अगला है S1 बार S0। S1 का बार आया लेकिन इधर से S0 आया और इधर से तीसरा इनपुट आ गया I1। और तीनों क्या हो गया, एंड हो गया। अगला देखो S1 S0 बार, S1 गया, S0 का बार गया और तीसरा इनपुट यहां से आ गया I2 और तीनों का क्या हो गया, एंड हो गया। लास्ट S1 S0, तो इधर से S1 गया, इधर से S1 गया, इधर से S0 गया और इधर से तीसरा इनपुट आ गया I3 और ये तीनों पे क्या लग गया, एंड। अब ये जो चारों एंड गेट का आउटपुट है ये किस में जा रहा है, और गेट में जा रहा है। ये आ गया एक और गेट और उसका आउटपुट। अब देखो अगर इसको एक बॉक्स में दिखाना है तो जो लाइन जहां तक यूज हो रही है उसको वहीं तक दिखा दो। तो क्या करोगे, तो ऐसे बॉक्स में भी एनक्लोज कर सकते हो। तो तुम ये कह सकते हो कि ये क्या है, ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। देखो 4 इनपुट आ गए, नीचे 2 सिलेक्ट लाइन आ गई, बाहर एक आउटपुट आ गया। तो ये क्या बन गया, 4:1 मल्स। अब इसके अंदर कितने नॉट गेट है,
दो नॉट गेट है, कितने एंड गेट है, 4 एंड गेट है, और कितने और गेट है, एक और गेट है। अगर सिर्फ नैंड से बनाते, तो कितने लगते, 2 + 4 + 1 7 नैंड गेट। ठीक है, तो जब भी एंड गेट के बाद और गेट लगे तब उसे किससे रिप्लेस कर सकते हो, नैंड गेट से। ऐसे ही अगर पीओएस होता, यानी और के बाद एंड होता, तो सबको रिप्लेस कर सकते थे नॉर गेट से। ये बात ध्यान रखो, एसओपी में सभी लॉजिक गेट्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नैंड से, और पीओएस में सभी को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर से। ठीक है, तो ऐसा मत कहना कि 7 नैंड लगे तो 7 ही नॉर लगेंगे, यहां नॉर गेट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है, एसओपी है। अब देखो, अगर ये नंबर ऑफ गेट को जनरलाइज किया जाए, हमने देखा जब 2 सिलेक्ट लाइन है तो कितने एंड गेट है, 4। एक सिलेक्ट लाइन थी तो कितने एंड गेट थे, 2। इसका मतलब एंड गेट कितने लगते हैं, एंड गेट लगते हैं हमेशा 2n। नॉट गेट, एक सिलेक्ट लाइन थी तो एक लगा, 2 सिलेक्ट लाइन थी तो 2 लगे, क्योंकि हर सिलेक्ट लाइन के साथ क्या जुड़ेगा, एक नॉट गेट। तो नॉट गेट कितने लगेंगे अगर n सिलेक्ट लाइन है, n। लेकिन सभी टर्म्स को ऐड करने के लिए एक ही और गेट लगेगा, तो और गेट कितना रहेगा, 1। तो अगर मैं पूछूं टोटल नैंड गेट कितने होंगे, नैंड गेट सबके सम के बराबर होते हैं 2n + n + 1। ठीक है, लेकिन अगेन ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने कितने गेट रिक्वायर्ड है। अगर पूछे भी फिर ध्यान रखो, एसओपी में जितनी प्रोडक्ट टर्म बनेंगी उतने क्या लगेंगे, एंड गेट। सम करने के लिए एक और गेट, और सिलेक्ट लाइन का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए एक इन्वर्टर। तो ये क्या हो गया अपना 4:1 मल्टीप्लेक्सर। फंक्शनैलिटी क्लियर है ना, सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन देख के ये बता सकते हैं कि आउटपुट तक कौन सा इनपुट सिग्नल जाने वाला। अब देखो एक एग्जांपल पूछता हूं मैं 4:1 मक्स का। मुझे ये पता करना है कि क्या लॉजिक एक्सप्रेशन मैंने यहां बनाया है। अब लॉजिक एक्सप्रेशन में क्यों पूछ रहा हूं, एक चीज समझना कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये एसओपी है, अगर ये एसओपी है तो ये कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने I0 पे एक इनपुट लगाया xy + yz + z बार x, ये लॉजिक एक्सप्रेशन लगाया। इसके बाद मैंने I1 पे लगाया xy XOR yz। ठीक है, I2 पे लगाया 1 और I3 पे लगाया 0। ये मैंने इनपुट दे दिए। S1 को मैंने लिखा 1 और S0 को लिखा D। अब मैं पूछता हूं y क्या आएगा, देखो अब S1 S0 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल है ना। लेकिन देखो S1 को हमने फिक्स कर दिया 1, यानी 4 में से 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल रह गए, क्योंकि S1 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो कौन कौन से 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल रह गए, 1 0 और 1 1। अब 1 0 पे कौन सा आउटपुट आगे जाएगा, इनपुट I2 जो कि खुद क्या है 1, और 1 1 में कौन सा जाएगा I3, I3 कितना है 0। तो यानी 1 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, और 1 1 पे क्या आ रहा है 0। तो y क्या हो गया, 1 0 का मिन टर्म लिखो, S1 S0 बार I2, S1 है 1, S0 बार है B बार, और I2 है 1 यानी B बार। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गया B बार। तो ये लॉजिक एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखो अब मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट लाइन की वैल्यू को फिक्स कर दिया 1 पे, और दूसरे को क्या रहने दिया, वेरिएबल। जब मैंने एक सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दिया तो 4 में से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल रह गए, 2। जब 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल रह गए, इसका क्या मतलब है कि 2 ही इनपुट आगे आउटपुट पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये 4:1 मक्स किसकी तरह काम करेगा, 2:1 मक्स की तरह, क्योंकि यहाँ पे कौन से इनपुट आगे जा सकते हैं, सिर्फ I2 और I3
I0 और I1 आगे नहीं जा सकते। कहने का मतलब 4:1 मक्स में अगर एक सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दिया जाए तो हमारा ये बन जाता है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, या ये कह दो मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। देखो ऐसी समझो 4:1 के अंदर मैंने क्या बोला, देखो 4 इनपुट है, दो सिलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट है। अब मान लो इस सिलेक्ट लाइन को, जैसे मैंने यहां 1 किया था, 1 को मैं ऐसे दिखा देता हूं कि मैंने इसे हाई वोल्टेज से जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अब इसका मतलब है जो S1 है इसको मैंने फिक्स कर दिया 1, तो अब S1 S0 के कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल रह गए? एक तो रह गया 1 0 और एक रह गया 1 1 0 का मतलब डेसिमल में कितना होता है 2 और 1 1 का मतलब 3, तो यहां कौन आगे जाएगा I2 और यहां कौन जाएगा I3। तो अब देखो इसका मतलब है I2 और I3 तो काम कर रहे हैं लेकिन I0 और I1 क्या हो गए? डिसेबल हो गए। तो ये क्या हो गए? डिसेबल हो गए। इसके अंदर कुछ भी लगाते रहो उससे आउटपुट को फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? I2 और I3 से। सेम वे में एक चीज सोचो, मैंने यहां 1 किया, अगर मैं ऐसा कर दूं I0 I1 I2 I3, अगर मैं यहां सिलेक्ट लाइन 1 को ग्राउंड कर दूं और इसको ओपन रहने दूं, तब क्या होगा? अब S1 को तुमने फिक्स कर दिया 0, तो अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बचे S1 S0 के? देखो एक तो बचा 0 0, एक बचा 0 1, क्योंकि S0 तो वेरिएबल है, S1 फिक्स है और डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 0 1। अब जब डेसिमल 0 है तो y पे क्या जाएगा? I0, डेसिमल 1 है तो क्या जाएगा? I1। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 और I3 क्या होगा इस बार? डिसेबल। ठीक है, इस तरह से मैं क्या बना सकता हूं? 2:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकता हूं यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसी टाइप का अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा बना के पूछ लूं, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी तक तो मैं S1 को फिक्स कर रहा था ना, ये 4 इनपुट है। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने S को जोड़ दिया VCC से। अब मैं पूछता हूं इसमें से कौन से इनपुट एनेबल्ड रहेंगे। तो देखो मैंने S0 को इस बार फिक्स कर दिया है, S0 को क्या कर दिया है? 1। तो अब S1 S0 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहां पॉसिबल है? S0 अगर 1 है तो एक तो 0 1 पॉसिबल है, एक 1 1। डेसिमल वैल्यू क्या है इनकी? 1 और 3। तो 1 पे कौन आगे जाएगा? I1, 3 पे जाएगा I3। तो यानी जो 2 है और ये जो 0 है ये दोनों क्या हो गए? डिसेबल। और कौन से एनेबल्ड रह गए? 1 और 3। ये चीज क्लियर है कि ये हम लोग 4:1 मार्क्स से एक सिलेक्ट लाइन फिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा? 2:1 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिड्यूस हो जाते हैं ना। ऐसे ही सोचो 8:1 मार्क्स होता, अगर 8:1 मार्क्स होता तो उसमें कितनी सिलेक्ट लाइन होती? 3 सिलेक्ट लाइन के तो भाई 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कितनी सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए थी? 3। अगर उसमें से एक फिक्स कर दो, कितनी बची? 2 के कितने कॉम्बिनेशन? 4। तो यानी एक सिलेक्ट लाइन फिक्स कर देने से 8:1 किस में कन्वर्ट हो गया? 4:1 में। ऐसे 3 में से 2 फिक्स कर दो, कितनी बची? 1।
एक कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक के दो, 0 या 1, तो क्या बन गया? 2:1। तो अगर 8:1 में एक सिलेक्ट लाइन फिक्स कर दूं तो क्या बन जाता है? 4:1। दो सिलेक्ट लाइन फिक्स कर दूं तो क्या बन जाता है? 2:1। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर कम होता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन को कांस्टेंट किया जाए। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूं जिसमें थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। मान लो एक मुझे 4:1 मल्टीप्लेक्सर गिवन है, ठीक है? I0, I1, I2, I3, ठीक है? S1, S0, ये 4 इनपुट है मल्टीप्लेक्सर के। इस पे लिखा है AB प्लस C, A प्लस BC, B और C। अब S1 पे मैंने एक लॉजिक गेट जोड़ा हुआ है, यानी ये वाला कौन सा गेट हो गया? ये वाला गेट हो गया OR गेट। ये कौन सा हो गया? XOR गेट। और ये वाली लाइन ओपन। अब यहां मैं बोलता हूं assume that, इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूं assume that the logic gates are implemented using TTL logic family. Find the output logic expression. Assume that the logic gates are implemented using TTL logic family. Find the output logic expression. अब देखो, अगर TTL है, TTL में हमेशा फ्लोटिंग इनपुट को कैसे ट्रीट करते हो? फ्लोटिंग इनपुट को माना जाता है 1, और ऐसे ही एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL में क्या मानते हैं? 0। अगर इसको 1 मान लिया, ये फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग को अगर 1 मान लिया तो OR गेट का एक इनपुट क्या हो गया? 1 हो गया। OR गेट का अगर एक इनपुट 1 हो गया तो इसका आउटपुट भी क्या हो गया? 1। अब इसका मतलब है S1 को फिक्स कर दिया गया है 1 पे, तो S1, S0, Y क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 1 0 1 1, 1 0 का डेसिमल वैल्यू 2, 1 1 का 3, तो यहां क्या जाएगा? I2, यहां क्या जाएगा? I3। तो अब Y को कैसे लिखोगे? देखो सेकंड वाली मिन टर्म S1 S0 बार I2, थर्ड वाली मिन टर्म S1 S0 I3। अब S1 तो 1 है, S0 पे क्या लिखा है? A, तो A बार I2 कितना है? B, और A और I3 कितना है? C, तो A बार B प्लस AC। तो ये क्या आ गया? आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूं जहां मैं सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दूंगा और फिर मैं आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन निकलवा दूंगा। तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक एक्सप्रेशन तुम्हें क्लियर है? मिन टर्म मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग इनपुट, और इन सभी का क्या कर लेते हैं? सम। तो जो भी इनपुट लगे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या निकल जाता है? लॉजिक एक्सप्रेशन। अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तीसरे मल्टीप्लेक्सर पे चलते हैं, 8:1 मक्स। अब 8:1 मक्स में क्या होगा? 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, जिसका मतलब इसके अंदर होंगी 3 सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखाओगे? कि यहां पे हम लोग 8 इनपुट लेंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। और यहां 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, S2, S1, S0।
और यहाँ आउटपुट होगा y बाहर की तरफ। ठीक है, यही बनेगा। अब 3 सिलेक्ट लाइन है, कितने कॉम्बिनेशन दिखाओगे? तो ट्रुथ टेबल में एक तो देखो डेसिमल वैल्यू, फिर 3 सिलेक्ट लाइन दिखाएंगे S2, S1, S0 और फिर दिखाएंगे आउटपुट y। 3 सिलेक्ट लाइन के 8 कॉम्बिनेशन, क्या क्या? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। डेसिमल वैल्यू क्या हो गई? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आउटपुट क्या क्या मिलेगा? डेसिमल के करस्पॉन्डिंग इनपुट I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब मैंने बताया आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखना है कि आउटपुट में क्या देखो कि मिन टर्म कौन सी आ रही है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसको मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग इनपुट से। तो y होगा, पहली मिन टर्म क्या है? S2 बार, S1 बार, S0 बार, I0। अगली मिन टर्म जीरो वाले का बार लेते हैं हमेशा, S2 बार, S1 बार, S0, I1। तीसरी मिन टर्म S2 बार, S1, S0 बार, I2। चौथी मिन टर्म S2 बार, S1, S0, I3। पांचवी मिन टर्म S2, S1 बार, S0 बार, I4। छठी S2, S1, S0 बार, I5। ठीक है, एक सेकंड, S1 बार, S0। फिर सिक्स्थ वाली क्या होगी? S2, S1, S0 बार, I6 और लास्ट S2, S1, S0, I7। तो ये 8 मिन टर्म्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, या 8 टर्म्स का हो जाएगा सम। तो 8 प्रोडक्ट टर्म्स का सम। अब मैंने एंड गेट कितने बताए थे? एंड गेट मैंने बताए थे 2 की पावर n यानी 8 लगेंगे। नॉट गेट मैंने बताए थे n यानी 3 लगेंगे। n क्या है? सिलेक्ट लाइन। और गेट मैंने बोला था 1 लगेगा। तो कितने हो गए गेट? टोटल गेट्स इक्वल टू 8 प्लस 3 प्लस 1 यानी 12 गेट्स। और अगर नैंड लगाते हो, नैंड कितने लगेंगे? 12 ही लगेंगे। मैंने बोला था सभी गेट का टोटल निकाल के क्या बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड है। ये बात क्लियर है? 8:1 मार्क्स की भी फंक्शनैलिटी क्लियर है कि 3 सिलेक्ट लाइन के 8 कॉम्बिनेशन होते हैं और हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एक हमें आउटपुट में इनपुट मिल जाता है। ठीक है, ऐसी 16:1 होता है। 16:1 तो उसमें कितनी सिलेक्ट लाइन का यूज होता? 16:1 में भाई 16:1 में सिलेक्ट लाइन हमारी लगती कितनी? 4, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। तो कितने एंड गेट लगते हैं? 16। कितने नॉट गेट लगते? 4। और कितने और गेट लगते? 1। तो 16 प्लस 4 प्लस 1 कितने गेट लगते टोटल? 21। तो 21 नैंड गेट की जरूरत पड़ती, या 16 एंड 4 नॉट और 1 और गेट। ठीक है, तो 16:1 तक हम नहीं जा रहे हैं, वहां क्लियर होना चाहिए कि 4 सिलेक्ट लाइन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। कहां से कहां तक? 0 से 15। तो वहां 16 इनपुट लिखे जाते हैं I0 से लेकर के I15 तक। ठीक है, तो 16 इनपुट्स की हम लोग बात करते हैं। तो 8:1 तक हम कवर करेंगे, 16:1 नहीं, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कुछ नहीं होने वाला। अब देखो 8:1 पे एक एग्जांपल देखना। क्वेश्चन ऐसे लिख लो, एक्सप्रेस द आउटपुट as the sum of min terms, express the output
as the sum of minterms for the following circuit. For the following circuit. ठीक है, तो ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें मैंने 8 इनपुट दिखाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, i7 नीचे है, मैंने इनपुट की वैल्यू भी दे दी। अब देखो, मुझे क्या पता है आउटपुट कैसे लिखते हैं, मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट। अब जो इनपुट खुद 0 हो गया, वो तो मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय इनपुट क्या हो गई, 0 हो गई ना, यानी आउटपुट में वो टर्म ही नहीं आएगी जिसका इनपुट क्या है, 0 है। ये बात समझ आ रही है? आउटपुट में क्या लिखते हैं, मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। अगर इनपुट 0 है उस पॉइंट पे, तो मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय इनपुट भी क्या होगा, 0। तो आउटपुट में कौन सी मिनटर्म्स आएंगी, जिनका इनपुट 1 है। तो देखो कौन कौन सी का 1 है, i1 1 है, 1 लिखो, कैसे लिखोगे, a बार b बार c इंटू i1। और कौन सा 1 है, 2 का भी 1 है, 2 को 3 बिट में कैसे लिखते हो, a बार b c बार डॉट 1। और किसका 1 है, 4 का 1 है, a b बार c बार डॉट 1। और किसका 1 है, 7 का 1 है, a b c डॉट 1। 1 की वजह से क्या हुआ, इनपुट तो हट गया, बचा क्या, मिनटर्म। कौन कौन सी मिनटर्म, मिनटर्म बची 1 2 4 7, तो इसको लिखोगे सिग्मा m 1 2 4 7। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो, अगर इनपुट्स में 0 और 1 है, तो जो इनपुट्स 1 है वो मिनटर्म्स आउटपुट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो इनपुट 0 है वो मिनटर्म्स आउटपुट के अंदर एब्सेंट रहती हैं। ये क्लियर हुआ? सिंपल सा एग्जांपल था। तो देखो, अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिखाए हैं, उनके अंदर गौर करने वाली बात ये है, जो आगे तक ध्यान रखोगे, कि मुझे ये पता है कि मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, वो होता है मिनटर्म मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। और मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देता हूं, और उससे मुझे मिल जाता है ओवरऑल लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर जो है वो भी यूनिवर्सल गेट का काम कर सकता है। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखो, सिंस मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड, सिंस मल्टीप्लेक्सर can be used to implement, since multiplexer can be used to implement a SOP expression, it can be used as a logic gate, it can be used as a logic gate। ठीक है, तो इसमें लिखना 2:1 marks, 2:1 marks as universal gate, 2:1 marks as universal gate। तो सबसे पहला गेट क्या है भाई, बफर। सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत की थी ना लॉजिक गेट में। बफर को ऐसे दिखाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ y a होना चाहिए, यानी अगर a 0 तो y भी 0, a अगर 1 तो y भी 1। अब देखो मल्टीप्लेक्सर से कैसे करोगे, यही काम, ये सिलेक्ट लाइन है, ये y, अब सिलेक्ट लाइन पे मैंने दे दिया a। अब मुझे बताओ, अगर a 0 होगा या सिलेक्ट लाइन 0 होगी, तो कौन सा इनपुट आगे जाएगा, i0 जाएगा। लेकिन हमने बोला जब सिलेक्ट लाइन या a 0 होता है तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0। जबकि यहां क्या देख रहा हूं, क्या जाना चाहिए, i0, तो i0 पे क्या लगा दो, 0। अब सिलेक्ट लाइन या a अगर 1 होता है तो आगे कौन जाएगा, i1। अगर आगे i1 जाएगा, यहां लिखा था a1 पे आगे 1 जाना चाहिए, तो i1 पे क्या लिख दो, 1। अब देखो, अगर a 0 हुआ तो आगे क्या जाएगा, 0।
ए 1 हुआ तो आगे भी क्या जाएगा 1। अब इसका अगला क्या होगा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होगा ए वाई इक्वल टू ए बार, यानी अगर ए 0 होता है तो y क्या होगा 1 और a 1 होता है तो y क्या होगा 0। इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है सिलेक्ट लाइन पे मैं रख देता हूं a। अब मैं कह रहा हूं a 0 है तो y क्या होना चाहिए 1, जबकि मल्टीप्लेक्सर कहता है सिलेक्ट लाइन 0 होने पे आगे जाएगा i0। अगर सिलेक्ट लाइन 0 होने पे आगे i0 जाता है और आगे जाना चाहिए 1 तो i0 पे लिख दो 1। सिलेक्ट लाइन 1 होने पे आगे क्या जाता है i1, जबकि जाना क्या चाहिए 0 तो i1 पे क्या लिख दो 0। तो देखो बफर से जस्ट इन्वर्ट हो गए ना इनपुट। बफर में अगर इनपुट 0 1 थे तो इन्वर्टर में क्या हो गए 1 0। अगला गेट हमने देखा था एंड गेट, लेकिन अब एंड गेट के अंदर दो इनपुट होते हैं ए बी और ये वाई। अब देखो अगर ए को ही सिलेक्ट लाइन मान रहे हो तो ए 0 होने पे वाई क्या होगा 0 0 इंटू बी। ए 1 होने पे वाई क्या होगा बी। तो मैं 0 और 1 किसकी वैल्यू को रखूंगा जो सिलेक्ट लाइन बनाने वाला हूं। मैं यहां सिलेक्ट लाइन किसे बना रहा हूं ए को, इसीलिए बी की वैल्यू नहीं देख रहा हूं। अब ये i0 i1 सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन पे क्या डाल दो a। अब a 0 पे आउटपुट क्या चाहिए 0, जबकि आउटपुट होता क्या है i0, तो क्या आ गया 0। a 1 पे आउटपुट क्या चाहिए b, a 1 पे आउटपुट होता क्या है i1, तो i1 पे क्या डाल दो b, तो i1 हो गया b। अगला गेट कौन सा पड़ा था और गेट, ठीक है ये और गेट था। तो y क्या आता है a प्लस बी। अगेन a को सिलेक्ट लाइन बनाना है तो a को 0 रखो, y क्या आएगा b, और a को अगर 1 रखा तो 1 प्लस b क्या आएगा 1। अब फिर से मल्टीप्लेक्सर से अगर इसे इंप्लीमेंट करते हो तो यहां पे क्या होगा i0 i1 और y, और ये हो गया सिलेक्ट लाइन। यहां क्या लिखोगे a। अब a अगर 0 है तो आगे क्या जाना चाहिए b, जबकि a 0 पे क्या जाता है मल्टीप्लेक्सर में i0, तो i0 पे क्या लिख दो b। अब जब y i0 से जुड़ेगा तो y किससे जुड़ गया b से। जब a 1 होगा तो आउटपुट क्या होना चाहिए 1, a 1 होगा तो आउटपुट किसके बराबर होता है i1 होना चाहिए 1, तो i1 पे लिख दिया 1। ये क्या बन गया और गेट बन गया। अगले पे आ जाओ। अगला गेट क्या लिया था, अगला गेट था भाई एंड और के बाद नैंड, ठीक है। अब नैंड में क्या था, यहां था y इक्वल टू ए बी का होल बार। अब देखो अगर a को 0 रखते तो 0 इंटू बी 0, 0 का बार 1, a को 1 रखते 1 इंटू बी b, b का बार b बार। तो यानी जब a 0 रखोगे तो i0 जाना चाहिए, जबकि यहां क्या लिखा है 1, तो i0 पे लिख दो 1। a 1 रखूंगा तो i1 जाना चाहिए, जबकि यहां क्या लिखा है b बार, तो यहां क्या लिख दोगे b बार। यानी यहां एक नॉट गेट यूज करने की जरूरत पड़ेगी। वो नॉट गेट अलग से भी बना सकते हो या उस नॉट गेट की जगह क्या लगा सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। तो देखो अगर नॉट गेट की जगह भी मल्टीप्लेक्सर लगाओगे तो कैसा सर्किट बनेगा, यहां लिख दो b
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार, और इस आउटपुट को यहां से कनेक्ट कर दिया जाए। इसका मतलब है कितने मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लेक्सर का। सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार बी का यूज नहीं हो रहा, बी बार हो रहा है, और बी बार किसकी मदद से बनेगा, इन्वर्टर, और ये नीचे वाला सर्किट क्या था, एक इन्वर्टर था। अब ऐसी अगला लॉजिक गेट क्या पड़ा था, नॉर की बात हुई थी। ये नॉर है, नॉर में क्या आता है आउटपुट, a प्लस बी का बार। अगर a 0 हुआ तो 0 प्लस बी, b का बार, b बार। a 1 हुआ, 1 प्लस बी 1 का बार 0। यानी इस बार I नॉट पे क्या आना चाहिए, b बार, क्योंकि जब s को 0 रखोगे तो आगे क्या जाना चाहिए, b बार, और 1 पे क्या आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए 0। इसका मतलब ये नॉट गेट को यहां ना जोड़ते हुए ऐसे जोड़ा जाए, ठीक है। तो बी बार कहां जुड़े, I नॉट पे, और I1 पे क्या जुड़े, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है जहां कॉम्प्लीमेंट अगर यूज हो गया तो वहां सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर से काम नहीं चलने वाला, वहां 2 मल्टीप्लेक्सर यूज करने जरूरी है। ऐसे अगला गेट देखो क्या आया था, एक्सओर आया था। यहां क्या था, A XOR B। अब देखो अगर A 0 होता है, 0 के साथ XOR क्या देता है, सेम वैल्यू, और 1 के साथ XOR क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट। यानी 0 पे I नॉट पे क्या लगाओगे, B, I1 पे क्या लगाओगे, B बार। लेकिन B बार बनाने के लिए क्या यूज होगा, एक और मल्टीप्लेक्सर एडिशनली यूज करना पड़ेगा। जैसा यहां दिखाया ना सर्किट, सेम सर्किट इसके नीचे दिखाओगे कि एक मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। तो चाहे तो सर्किट बना के दिखा दो, देखो यहां पे ले लो B, यहां हो जाएगा 1 0, और ये कनेक्ट हो गया इसके आउटपुट से, ठीक है। तो यहां कितने मल्टीप्लेक्सर का यूज हुआ, 2 मल्टीप्लेक्सर का। लास्ट गेट क्या था हमारा, एक्स नॉर। एक्स नॉर में यहां पे क्या होता है, बबल, सिंबल भी चेंज हो जाता है। 0 के साथ एक्स नॉर क्या देता है, इन्वर्टर। 1 के साथ क्या देता है, बफर। तो चेंज क्या करना है कि 0 पे बी बार आना चाहिए और 1 पे आना चाहिए बी। तो 0 पे आ गया बी बार और 1 पे आ गया बी। इस तरह से हमने क्या देखा, जहां कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ वहां 2:1 मार्क्स कितने लगे, 2-2, और जहां कॉम्प्लीमेंट नहीं आया वहां एक मल्टीप्लेक्सर से काम चल जाता है। तो इसमें लिखो, in order to implement two input gates, in order to implement two input gates without complement, two input gate without complement, only one 2:1 multiplexer is required, only one 2:1 multiplexer is required, but to implement two input logic gate, but to implement two input logic gate with complement two is to one multiplexers are required. 2:1 multiplexers are required. अब देखो बेस्ड ऑन की जो अभी हमने पढ़ा, अगर हम बफर बनाते हैं,
बफर बनाने में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? 2:1 मक्स, बस इतना ही चाहिए। कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे? एक। नॉट गेट बनाने में 2:1 मक्स चाहिए, कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे? एक। एंड गेट बनाने में एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? एक। और गेट बनाने में एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? एक। अब आ जाओ नैंड पे। नैंड पे 2:1 मक्स तो लगता है, बट साथ में एक नॉट गेट की भी जरूरत पड़ती है, और इस नॉट गेट को अगर मल्टीप्लेक्सर से बनाओ तो टोटल 2 मल्टीप्लेक्सर लगते हैं। नॉर गेट एक मल्टीप्लेक्सर लगता है, लेकिन बार बनाने के लिए नॉट गेट को भी अगर मल्टीप्लेक्सर से बनाओ तो 2। सेम वे में एक्सओर में भी यही चीज चलती है, और एक्सनोर में भी सेम चीज। तो यानी 2 इनपुट गेट में जहां कॉम्प्लीमेंट आ गया, वहां एक मल्टीप्लेक्सर से काम नहीं चलेगा, या तो 2 मल्टीप्लेक्सर या एक मल्टीप्लेक्सर प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो इसके बाद इसका एक तरह से कंक्लूजन लिखो। Our 2:1 mux can realize any logic expression of one variable, but only some expression of two variable, देखो ये बात समझ आ रही है? देखो एक वेरिएबल वाले तो कितने कितने मल्टीप्लेक्सर से बन गए? एक एक। 2 वेरिएबल वाले 2 गेट तो बन गए एक मल्टीप्लेक्सर से, लेकिन बाकी 4 गेट में और क्या रिक्वायर्ड था? नॉट गेट। तो आगे इसी में आगे लिखना, बट if not gate is available, we can realize all expression of two variable. If not gate is available, we can realize all expression of two variable. ठीक है, ये बात क्लियर है? अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक y मैंने एक फंक्शन दिया है a बार b, इसको इंप्लीमेंट करना है 2:1 मक्स से। 2 केसेस ले रहा हूं, एक तो a सिलेक्ट लाइन और दूसरा b सिलेक्ट लाइन। अब मैं पूछता हूं इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो क्या करोगे, देखो पहले a सिलेक्ट लाइन है, तो a को 0 रखा तो y कितना आएगा? 1 इंटू b। a को 1 रखा तो y कितना आएगा? 1 का बार 0 तो y आएगा 0। तो देखो सिंपल है इसको इंप्लीमेंट करना। I0 I1 सिलेक्ट लाइन और y सिलेक्ट लाइन कौन है अभी? a। तो 0 अगर रखेंगे a को, आगे क्या जाएगा? I0, बट जाना क्या चाहिए? b। तो यहां आ गया b। 1 रखूंगा तो आगे क्या जाएगा? I1, आगे जाना क्या चाहिए? 0। तो I1 पे क्या लिख दिया? 0। कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? एक मल्टीप्लेक्सर। दूसरे पे आ जाओ, अगर b को सिलेक्ट लाइन रखो, b अगर 0 है इस एक्सप्रेशन में, y क्या आ गया? 0। और अगर b 1 है तो y क्या आ गया? a बार। अब a बार तो बनाना पड़ेगा ना एक मल्टीप्लेक्सर से। a बार कैसे बनाओगे? देखो ये हुआ सिलेक्ट लाइन a, ये आ गया a बार। अब ये दूसरे मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, और कौन से इनपुट में जाएगा? 1 वाले में। और 0 वाले पे क्या लगाना है? सिलेक्ट लाइन तो b हो गई। 0 वाले पे क्या लगाना है? 0 वाले पे क्या लगेगा? 0।
अब कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? 2। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसा पूछता, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट y इक्वल टू a बार b, मिनिमम नंबर कितना होगा? तब उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती और आंसर आता 1, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में एक ही मल्टीप्लेक्सर लगता है, लेकिन इसके अंदर कितने लगते हैं? 2। तो जब कभी ऐसा पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात आए, तो हमेशा क्या काउंट करोगे? हमेशा सारी पॉसिबिलिटी चेक करके फिर बताओगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितने लगते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ऐसे मान लो हाफ एडर इंप्लीमेंट करना होता। अब हाफ एडर कैसे बनता है? हाफ एडर बनता है एक XOR गेट से और एक AND गेट से। तो हाफ एडर अगर 2:1 मक से बनाते हो, हाफ एडर यूजिंग 2:1 मक्स, तो हमें क्या पता है? एक तो XOR गेट बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा हमें? XOR गेट के अलावा एक हमें बनाना पड़ेगा AND गेट। तो सम का एक्सप्रेशन होता है a बार b प्लस a b बार और कैरी होती है a। तो अब मान लो मैं a को सिलेक्ट लाइन ले रहा हूं, तो b का तो बार यूज करना पड़ेगा ना। पहले ऐसा लिख लेते हैं, a अगर 0 है तो सम बताओ कितना आएगा? 0 का बार 1, 1 इंटू b क्या आ गया? b, और 0 इंटू b बार 0, तो सम आ गया b, और कैरी कितनी आ गई? 0। 0 इंटू b 0 होता है। a अगर 1 लिया तो सम कितना आ गया? 1 का बार 0, 0 इंटू b 0, 1 इंटू b बार b बार, और कैरी कितनी आ गई? b। अब देखो b बार बनाने के लिए पहले एक मल्टीप्लेक्सर ले लो। अगर एक मल्टीप्लेक्सर लिया तो b बार मतलब नॉट गेट बनाना है, तो यहां दिया b 1 और ये 0, यहां क्या मिल गया? b बार। अब अगर सम बनाना है तो 0 पे तो b जाना चाहिए और 1 पे क्या जाना चाहिए? b बार। तो इसकी सिलेक्ट लाइन में डालो a, 1 पे जाना चाहिए b बार और 0 पे जाना चाहिए b। तो b को देखो कैसे दिखा दोगे? इस तरह से b चला गया और ये बन गया यहां से सम। अगर कैरी बनानी है तो 0 पे जाना चाहिए 0 और 1 पे जाना चाहिए, 1 पे क्या जाना चाहिए? b। तो सिलेक्ट लाइन में तो a आया, 0 पे क्या जाना चाहिए? 0, और 1 पे क्या जाना चाहिए? b। तो ये क्या आ गया? कैरी। ये बात क्लियर हुई? तो दो मल्टीप्लेक्सर से दो आउटपुट बनाए, एक सम और एक कैरी। ठीक है, तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? 3। एक तो कॉम्प्लीमेंट जनरेट करने के लिए, एक सम जनरेट करने के लिए और एक कैरी जनरेट करने के लिए। अब इसके बाद देखो, अगर इसी में मैं एडर की जगह करता सब्ट्रैक्टर, ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हाफ सब्ट्रैक्टर की, सम तो सेम रहता, सम की जगह लेकिन नाम क्या हो जाता इस बार? डिफरेंस। मैंने बताया था कैरी से बोरो कैसे बनता है? कैरी से बोरो बनता है मिन्यूएंड का बार लेके। हम जब a माइनस बी कर रहे हैं तो मिन्यूएंड क्या है? b है, सॉरी a है, तो a का क्या ले लोगे? बार। ठीक है, तो डिफरेंस सेम रहता है सम की तरह, बट बोरो बदल जाता है a बार b। तो ये तो सेम आएगा, सम की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंस। बट a अगर 0 है, अब देखो अगर a 0 है तो 0 का बार 1, तो बोरो कितना आया? b। a 1 है, 1 का बार 0, 0 इंटू b 0। तो सम वाला जो आएगा वो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। लेकिन अब बोरो पे आ जाओ, 0 पे बोरो क्या आनी चाहिए?
बी, तो 0 पे क्या आएगा बी, और 1 पे क्या आनी चाहिए बोरो 0, तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया बोरो। तो इस तरह से हाफ सबट्रैक्टर भी बना सकते हो, जैसे हमने बनाया हाफ एडर। सिर्फ हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर का रिलेशन याद रखो, मिन्यूएंड का बार लेने से कैरी से बना सकते हैं बोरो, तो हाफ एडर से बन जाता है हाफ सबट्रैक्टर। तो हमने क्या देखा, देखो अभी अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज करता हूं, सबसे पहले हमने बात की कितनी तरह के मल्टीप्लेक्सर होते हैं, 2 की पावर n इनपुट चलते हैं, where n is the number of select line। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, मल्टीपल इनपुट्स को एक आउटपुट के साथ कनेक्ट करना। फिर हमने 2:1 मक्स देखा, 4:1 मक्स देखा, 8:1 मक्स देखा। मैंने बोला कितने एंड गेट लगेंगे 2 की पावर n, कितने और गेट, एक और गेट, कितने नॉट गेट, n नॉट गेट, और सबका सम किसके बराबर, नैंड गेट के बराबर। फिर हमने देखा 2:1 मक्स एक यूनिवर्सल गेट की तरह भी काम कर सकता है, हर लॉजिक गेट बनाने के काम में आ सकता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाले गेट जब बनाने हो 2 इनपुट के, तो साथ में क्या चाहिए, नॉट गेट या फिर 2 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और फिर मैंने दिखाया 2 इनपुट वाले में हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर भी मैं बना सकता हूं 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। तो अगर नॉट गेट अवेलेबल है तो एक मल्टीप्लेक्सर से सारे लॉजिक बन सकते हैं, नॉट गेट नहीं अवेलेबल है तो एक मल्टीप्लेक्सर से सिर्फ कुछ ही 2 इनपुट वाले लॉजिक बन सकते हैं, सारे लॉजिक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां डिफरेंस बनाना होता, अगर बी बार मेरे पास होता तो मैं ये वाला मल्टीप्लेक्सर यूज नहीं करता। कितने मल्टीप्लेक्सर लगते, एक, यानी कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन बन सकता है, बट उसके अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो एक मल्टीप्लेक्सर नहीं 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे यूनिवर्सल गेट का काम करता है, और ये देखेंगे कि लॉजिक फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो मल्टीप्लेक्सर की मदद से। जैसे आज कुछ एग्जांपल लिए ना, हाफ सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट किया, हाफ एडर, ऐसे ही कोई भी जनरल एक्सप्रेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है मल्टीप्लेक्सर से। और 4:1 मल्टीप्लेक्सर भी किसका काम करता है, यूनिवर्सल गेट का। ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में 2:1 मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इतना काफी है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स एक बार मल्टीप्लेक्सर हमारा खत्म होता है तब प्रैक्टिस करना, बट इन द मीन टाइम अगले लेक्चर पे बढ़ने से पहले जो कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में कवर हुए उनको एक बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, तब 4:1 मार्क्स बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो 4:1 के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।